अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम बिजनेस इनसाइट। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने बात करते हैं मुख्तलिफ हवालों से। कोशिश होती है कि इकनॉमिक सिचुएशन के हवाले से बात की जाए और प्रीवियस प्रोग्राम्स में कुछ बात की इंडस्ट्री के हवाले से, ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो ज़ेर बहस आए। बहुत सारे आपके सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं और हमारी कोशिश होती है कि उन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाए। ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो गोल्ड की प्राइसेस के हवाले से आ रहे हैं। तो कमोडिटीज़ यकीनन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वक्त सब्जेक्ट बन चुका है और लोग जानना भी चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में कमोडिटीज़ के हवाले से भी डिटेल डिस्कशन होगी। आज भी समहा कमोडिटीज़ तो ज़ेर बहस आएंगी और उसके ऊपर भी बात होगी। साथ साथ पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर के जो मामलात और मसाइल हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे फ्लड के बाद की जो सिचुएशन है, कितना आपकी इकॉनमी को जोड़ लग सकता है, और इसके अलावा जो मैनेजमेंट के इशूज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं, इसके ऊपर भी बात करना इस वक्त की ज़रूरत है। तो कोशिश करेंगे आज इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करें। बड़े ख़ास मेहमान आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि हम उनके साथ उनके घर पे इस वक्त मौजूद हैं और उनको सबसे वेलकम करूँगा। लेकिन सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा दूँ। जनाब सरदार मोहम्मद अब्बास खान सरडेरा साहब, और एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में ख़ुद को जो है वो इन्वॉल्व कर रखा है और बहुत सारी सर्विसेज भी आपकी रही हैं मुल्क के लिए। एग्रीकल्चर के हवाले से ख़ास तौर पे आज उनसे बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे आपके काम भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी को भी पेट्रन इन चीफ हैं उसके, पाकिस्तान सराइकी लीग के, और उसके साथ साथ और बहुत कुछ करते हैं। तो सरदार साहब को वेलकम करूंगा। सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो हमेशा लोग जो जानना चाहते हैं वो पॉलिटिक्स के हवाले से जानना चाहते हैं। दो की चीज़ें अभी तक काफ़ी सेटिस्फाइंग नज़र आ रही हैं, बट स्टिल लोग ये समझते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, ख़ासतौर पे जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, उसमें बड़ा डिवीज़न है। एक अर्बन पॉलिसी, एक रूरल पॉलिसी है। अर्बन की तरफ फोकस ज़्यादा होता है, लेकिन रूरल जो हमारी इकनॉमिक है या जो एग्रीकल्चरल इकॉनमी है या उससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो शायद हमारी कंसिडरेशन में कम है। आपको कैसा महसूस होता है, क्या वाक़ईतन ऐसा है? पेचीदा सवाल कर दिया है जी, और इसका जवाब तो आजकल हर जगह मौजूद है जी। जो हालात हमारी इकोनॉमी के जा रहे हैं कि डे बाई डे हम डाउन होते जा रहे हैं। फिर आपने एग्रीकल्चर का नाम लिया है, तो मैं तो खुद एक काश्तकार का बेटा हूँ जी। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, मेरे परदादा, सिंस जनरेशन हम जो काश्तकारी से हमारा ताल्लुक है जी। और हम सतलुज रिवराइन बेल्ट के दोनों बैंक्स पे बैठे हुए हैं जी। हमारी पूरी इंटायर फैमिली जो है बैठी हुई है। तो हमारे पास तो कोई और ज़रिया मुआश है ही नहीं। हमारा तो काम ही है जो वहीं से जो मिलता है उससे हम खाते हैं। लेकिन आजकल इतना पुरसान हाल हो चुका है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। अभी इस रिसेंट क्रॉप है पोटैटो की जा रही है जी, उसको कोई लेने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। अफगानिस्तान से हमारे मामला ठीक नहीं है जी, वो ट्रेड हमारी खुली नहीं है। तो अब जो जिस बंदे ने पैसे लगाए हुए हैं, फिर हमें कोई कहीं से भी किसी किस्म की कोई एड सपोर्ट आती नहीं है। हमारी क्रॉप को इंश्योर नहीं किया जाता। वेरा इसके साथ आपका रीढ़ की हड्डी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। वो तो उनसे पूछें कि कैसे रह रहे हैं। रिसेंटली हम फ्लड के इफेक्ट थे, पिछले दिनों फ्लड आया है, वो ऑलमोस्ट पूरी क्रॉप्स को वेनिश करके चला गया, लेकिन कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। सिर्फ 12.5 एकड़ ज़मीन वाले उस तक उन्होंने कॉम्पनसेट किया है, तो बाकी की ज़मीन किधर चली गई? एग्जैक्टली, वो भी 10,000 पर एकड़ दिया गया है। ये पीनट्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आई डोंट नो कि हाउ एग्रीरियंस आर गोइंग टू सर्वाइव। इतना ट्रस्ट करते हैं, पूरी असेंबलीज में एग्रीकल्चरिस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन आई डोंट नो हु इज गवर्निंग एंड हु इज वर्किंग ओवर देयर। अच्छा, ये देखने में आया है अपने इंटरेस्ट के लिए सब काम कर रहे होते हैं। मैं भी ये सोच रहा था आते वक्त कि अभी आने वाला जो सीज़न है वो पोटैटो का ही है, डिमांड आपके पास इतनी आएगी। फिर एक हमेशा से चैलेंज आपके लिए आए, हमेशा से रहा कि जो प्राइस हाइक है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब आप पोटैटो का बता रहे हैं, मार्केट में बायर नहीं है, गवर्नमेंट की कोई स्ट्रेटजी कोई नहीं नज़र आती। फिर क्या करेगी गवर्नमेंट? फिर क्या है हमारे पास? जैसे हमने ये भी क्रॉप्स भी इंपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। वीट में पहले सरप्लस होते थे, इंपोर्टर बन गए, तो ये हम कर क्या रहे हैं? सर ये तो देखें, आप मीडिया वाले हैं, ये क्वेश्चन तो आपका बनता है गवर्नमेंट लेवल पे। अब एक ऑर्डिनरी काश्तकार या मैं जो भी हूँ, मैं तो अपनी कैपेसिटी में बात कर सकता हूँ जी जी। मैं तो किसी की ज़बान को नहीं आगे ले जा सकता। पोटैटो पूछे सही नहीं, मतलब मेरी अपनी 400-500 एकड़ तो मेरा अपना पोटैटो पड़ा हुआ है जी। लॉस क्या, किसको देंगे, कहाँ फेंकेंगे? और नेक्स्ट ईयर फिर कैसे
दोबारा से कल्टीवेट करेंगे, कैसे उस तरफ आएंगे? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जापान जैसा जो मुल्क है वो आपको पता है इंडस्ट्रियलिस्ट है जी, वो अपने राइस ग्रोअर को जिंदा रखने के लिए 6 टाइम ऊपर प्राइस देते हैं, ये चावल उगाते हैं। मोटिवेशन है बिल्कुल। हमारे यहाँ हम तो अगर हम चाहें तो पूरी दुनिया को गला सप्लाई कर सकते हैं अगर हमारी पॉलिसी हो, लेकिन डे वन से कोई पॉलिसी बनी ही नहीं है। हर तरफ डिक्लाइन है, मतलब हम कॉटन के अंदर भी डिक्लाइन में इनपुट्स हैं जी, इंटरनेशनल रेट पे मोर देन इंटरनेशनल बिल्कुल। और जब क्रॉप आती है उसका रेट नेशनल होता है और उस पर भी आपसे कोई नहीं खरीदता। अच्छा, दिस पॉइंट इन टाइम सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि बाहर से जो पेस्टिसाइड्स आ रही हैं या फर्टिलाइज़र जो हम ले रहे हैं, प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं, वहाँ से कोई सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से? क्योंकि ऐलानात तो बड़े किए जाते हैं कि हम ये प्राइसेस को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि ये भी तो इसके इनपुट के अंदर शामिल हो जाता है, तो वैसे तो बड़ी मुश्किल हो रही होगी एक फसल भी। सर आप थोड़ी जो बात कर रहे हैं, आप बिजली के बिल नहीं दे सकते जी, सोलर हमने लगाए हुए हैं और सोलर को भी उन्होंने डिट्रैक कर दिया जी। आप मुझे बताएं, पहले भागो ग्रीन मीटर लेने के लिए भागते फिरो, वही वापडा के पास आप जाएंगे, इधर जाएंगे, मतलब पिलर टू पोस्ट एग्रीकल्चर जो भाग रहा है। और जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पे आपको पता है कि इलीगल ग्रेटिफिकेशन पहले होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि इन लोगों ये बंगले कैसे बना लेते हैं? ज़रायत पेशा जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, स्क्वीज होता चला जा रहा है उसकी। और ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं या ये जितने कारोबारी हैं ये रातों रात कैसे बना लेते हैं? बिग क्वेश्चन। अब हम तो कहीं जा नहीं सकते, जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो तो जमीन में रहेगा, फार्मर है, साल उसने काम ये किया है, वही करना है, उसके बेटे ने भी वही करना है, उसको बेटे ने भी वही करना है, उनके पास तो कोई चॉइस नहीं है। और वो किसी ने किसी मेमन से पूछा था, अरे मियाँ जन्नत में जाओगे जहन्नम में जाओगे? उसने कहा भैया जहाँ 2 पैसे खास रहो हम तो वहाँ। तो दे कैन शिफ्ट। अब यहाँ से आप देखें ना, दुबई लोग निकल गए, साउथ अफ्रीका निकल गए, पोर्चुगल देखो सारा पाकिस्तानी खरीद लिया जी। और जितने लोग हैं, मतलब एग्रेरियन कोई नहीं जा सकता। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये हमारी कंसिडरेशन में नहीं है। और ये जो डिमोटिवेशन है, ये जैसे हमने देखा बहुत सारे सेक्टर में लोग बाहर चले गए, वो रियल एस्टेट वाले काम कर रहे थे, वो दुबई जाके काम उन्होंने करना शुरू कर दिया, तो फार्मर भी आपका चला जाएगा, फिर आप अपनी इकोनॉमी को कैसे चलाओगे? यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि आपको इतना डॉलर खर्च करना पड़ता है पेट्रोल की मद में, चाय की पत्ती भी आप खरीदते हो, उस पर भी पैसे आप डॉलर्स में पे करते हो, फिर क्या करेंगे आने वाले वक्त में? क्या ये देखेंगे कि जैसे भी हम देख रहे हैं कि अदरक भी मंगवा रहे हैं तो लेमन भी वहाँ से चाइना से मंगा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में तो सारी चीज़ें हम इंपोर्ट के ऊपर रिलाई करेंगे। ये तो रिलायंस कम करने की जगह बढ़ता जा रहा है आपका इंपोर्ट्स के ऊपर। ये कैसी पॉलिसी? सर मेरी बात सुने, मैं आपकी छोटी सी एग्रीकल्चर पे आता हूँ। रियल एस्टेट की आपने जिक्र किया है ना जी। अब आप देखिए हमारा मुल्तान है, शुजाबाद है जी, भावलपुर है, ये सारा एक मैंगो ग्रोइंग एरिया था जी। अगले 10 साल बाद आपको आम नहीं मिलेगा। वो ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं ये तो आप। ये सब स्प्रेड कर गया, हाउसिंग कॉलोनी, हाउसिंग सोसाइटीज बनती जा रही हैं। अब ये तो नॉन प्रोडक्टिव है। ये तो फैसलाबाद में भी मैं देख कर आया। तो मसला सिर्फ ये हो रहा है कि आप अगले 10 साल बाद आपको मैंगो नहीं मिलेगा, वो काटते चले जा रहे हैं। इर्द गिर्द सारे बागात थे, अब वो DHA स्प्रेड हो गया, सारा ज़मीनें ली उन्होंने। अब ज़ाहिर ज़मींदार मजबूर है, उससे सर्वाइव करना है। वो उस 40-50 हज़ार लाख रुपए आम का एक एकड़ उसका साल का बिकता था, वो उसको प्रेफर करके कि 10 करोड़ का उसका एकड़ चला जाता है। सीरियस मनी देखो जी, कहते हैं ना मनी मेक्स द मेयर गो। एग्जैक्टली। पैसे वाला जो है सर्वाइव कर रहा है और जो सन ऑफ सॉइल है वो रगड़े जा रहे हैं। और ये वाकई बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि जो हमारी एग्री लैंड है, जब वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनेंगी तो फिर इवेंचुअली यही होगा। जैसा भी आपने मैंगो का तस्करा किया, इतनी आपकी क्रॉप होती थी और हुआ करती है स्टिल, बट ये कि अब जिस तरह से आपका हाउसिंग की नीड बढ़ती जा रही है, आप अपना स्प्रेड बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ख़ासतौर पे पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर जहाँ इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का था, वो अब सारा सर्विस के ऊपर जो है वो लोड था वो शिफ्ट हो गया। मोर देन 70% का स्टेक जो है वो सर्विस सेक्टर का है। कॉटन खत्म हो गया, खत्म हो गई है। 12 लाख से आप 18 पे, वो सारी जमीनें बैरन हो गई जी। अब ये आ गया, शुगर माफिया आ गया है जी, उससे ना सारा गन्ना और आपकी टेक्सटाइल खत्म हो गई। अच्छा, उसको यही सबसे ज्यादा लुक्रेटिव साइड नजर आती है। वो कहता है शुगर केन में पैसा है, अगर हो भी रही है फार्मिंग, तो मेरे ख्याल में अब सिर्फ यही एक सेक्टर रह गया। सर उसमें भी कोई ये नहीं है, मसला नहीं है, जिसको जहाँ से ज्यादा खाना तो है ना जी जी, ऑप्शन उसके पास क्या है? फार्मर तो काम ही यही जानता है ना, तो वो इधर चल गया। चलो गन्ने का रेट ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, और फिर उसके साथ ये होता है कि वो गन्ने के जो ग्रोवर है उसको इतना जलील होना पड़ता है, जब वहाँ पे जाके अपनी फसल फेंकता है उसके बाद फिर इनके हाथों में चढ़ जाता है, उसको ना रेट मिलता है ना पैसे इन टाइम मिलते हैं।
हमने तो खाद लेनी है, डालनी है, बीज लेना है, डालना है, बिजली का बिल देना है। अगर नहीं देते तो आपदा वाले आ जाते हैं काटने के लिए। बिल्कुल ठीक है। दीवार से लगाया हुआ है एग्रीकल्चरिस्ट को। लेकिन एक बात अच्छी है कि इस वक्त हुकूमत जो है हमारी, जिस तरह हमारी सीएम पंजाब साहब हैं, वो काफ़ी एग्रेसिव हैं। इस वक्त सारे एग्रेशन वाले आए हुए हैं। आप प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को देख लें, वो भी बोल्ड स्टेप लेता है। वो खुद भी एग्रीकल्चर से उनका ताल्लुक है। बिल्कुल। मरियम को देख लें, इसके वालिद साहब को 3 बार प्राइम मिनिस्टर था, 3 बार निकाला गया, तो एक वो प्रोसेस से निकल के आए हुए हैं। अभी जितने आपके वॉर जनरल्स हैं, अब जंग हो रही है ना, जी जी बिल्कुल। अब कब से हमारे जियाउल्लाह के वक्त से, रशिया जब वो सारा हुआ था, उस वक्त से हम ना ये वॉर स्टेट ऑफ वॉर में है। बिल्कुल सही है। तो वो जो लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट से जनरल बना है या कप्तान से जनरल बना है, वो सारे वॉर जनरल, जब वो जंग देखिए आपने इंडिया को शिकस्त दी है जी, एक्सपीरियंस है। बिल्कुल देख ले ये चीज़ें, ये प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है। अब ये मरियम कितनी एग्रेसिव स्टेप्स लेती है, लेकिन वो कहते हैं ना अकबर बादशाह दौर का अच्छा था, पर जब भी उसको मरवाया उसके नौरत्नों ने मरवाया। अपने एडवाइजर अच्छे नहीं रखेंगे तो आप अकेले क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कितनी रिलीफ मिल सकती है या मिलनी चाहिए फार्मर को खास तौर पे, क्योंकि टैक्स से और टैक्सेशन से आपका ताल्लुक भी रहा, FBR को भी आपने सर्व किया, क्या समझते हैं? सिर्फ ये कह देना कि जी फार्मर जो है या एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो टैक्स पे नहीं कर रहा, क्या जस्टिफाई करता है? झूठ बोलते हैं। इसको कैसे एक्सप्लेन करें? झूठ बोलते हैं। ये सब एक इकोनॉमिक वेबॉसिटीज हैं जिस पे बात करें, जितना एग्रीकल्चर टैक्स पे कर रहा है कोई नहीं कर रहा। भाई खाद पे हम दे रहे हैं, पेस्टिसाइड्स के ऊपर दे रहा है, फर्टिलाइजर पे अभियाना दे रहे हैं, मामला दे रहे हैं, एग्रीकल्चर टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल, उसके अलावा और क्या दें? ये मोबाइल जो हम इस्तेमाल करते हैं जी, इस पे दे रहे हैं। बिल्कुल। तो कैसे नहीं टैक्स दे रहे? टैक्स में तो है नहीं, टैक्स में हर बंदा है यार। ये आपका जो आम जो ये वर्कर है वो टैक्स दे रहा है। बिल्कुल। मोबाइल तो ऐसी आदत पड़ गई, सब इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उस पे पहले 35-36% कट जाता है। कौन कहता है कौन टैक्स नहीं दे रहा? सब टैक्स पे। टीवी पे थे, हर किसी ने घर में टीवी लगाया हुआ है जी, उस पे एक लगा था कब से, वो भी चलता आ रहा है जी जी। कौन सा बंदा टैक्स नहीं दे रहा? पाकिस्तान में सारे टैक्स पे है। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं वो नहीं दे रहे, वो अपना वेल्थ भी छुपाते हैं, सब कुछ करते हैं। उधर कोई जाता नहीं है कि वो सारे गवर्नमेंट में, बल्कि गवर्नमेंट नहीं, वो गवर्नमेंट चला रहे हैं जी, रनिंग दी गवर्नमेंट। अच्छा, हम ये समझते हैं, आप देख लें वो जो आपके अंडे हैं या मुर्गी है वो किसके पास है? शुगर माफिया कौन है, कार्टेल कौन है, वो कौन है? अब देखते जाए ना। अब ये IPPs को देख लें आप जी, ये मुफ्त का एक लोड है, मतलब है कि आप सब, हम सब दे रहे हैं उसका, कुछ ना करने के नहीं, जनरेशन नहीं है, सबको नजर भी आ रहा है, लेकिन नहीं, nobody can do anything। तो इस स्टेटस को चेंज कैसे करेंगे ये तो बताएं। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर सकती है? ख्याल तो ये किया जाता है कि एग्रीकल्चरिस्ट बैठे हुए पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन यहाँ तो पॉलिसी मेकिंग से भी नहीं पता चल रहा। रूल नहीं कर रहे ना, गवर्न करना नहीं आता। नहीं करना नहीं आता, करने को देता नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपको ये मुल्क कैसे दिया गया था? किसने दिया आपको? आपने वो लिया है उनसे? वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उसने मुल्क तो आप, क्योंकि वो गवर्न नहीं कर सकते, 2 वर्ल्ड वॉर लड़ी उन्होंने, वो क्रिपल हो गए थे। बिल्कुल ऐसा ही। उन्होंने जाते जाते ना ये उनके वे आउट प्लान में था, और सारा पैसा कहाँ जा रहा है? वही UK पड़ा हुआ है, एवरीबडी नोज। हमारी प्रायोरिटी में आज भी वही है, प्रॉपर्टी वही जा रहा है। यहाँ पे जितना कुछ आता है वहीं चला जाता है। आप देख ले पीर साहब अल्ताफ हुसैन साहब वहीं बैठे हुए हैं। कौन सा बड़ा आदमी जवान ही बैठा एक जमाने में तो एपिसेंटर था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। फिर तो आप कैसी बात कर रहे हैं? वो इस सोने की चिड़िया को, अच्छा आपको एग्रीकल्चर को बढ़ने क्यों नहीं देते? पूरा आपका बलूचिस्तान जो है मादियात से भरा हुआ है, क्यों निकालने देते? कौन नहीं निकालने देते? तो उसकी भी इकोनॉमी का बड़ा चंक जो है ना वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करता है। सर जब आपके ऊपर बंदे बिठा दिए जाते हैं तो वो आप उन्हीं की पॉलिसी को लेके चलेंगे। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज में इतना पोटेंशियल नहीं है यार? किधर पॉलिटिकल पार्टियां आ गई हैं? इनको पॉलिटिकल पार्टीज नहीं समझते। अच्छा, आपके सामने नहीं है कि पाकिस्तान में क्यों पॉलिटिक्स इतना क्रिटिकल हो गया है, और खासतौर पे जो पॉलिटिकल लोग हैं, कोई बंदा सीजनल पॉलिटिशियन है, कोई बंदा डिसीजन नहीं कर सकता। आप पे हर चीज इन्वोक की जाती है। ये भी तो हमने अपने ऊपर खुद ही मुसल्लत की। तो कौन, वही तो मैं कह रहा हूँ, कौन करेगा? आप बता दें, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको इतना वसी तजर्बा है, वसी सब कुछ, बताएं कौन करेगा? करने को कर सकते हैं। ये IMF के जैसे हम प्लान में रहते हैं
और जो भी हुकूमत आती है उसकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि किसी तरह इसको ऑप्ट किया जाए, और फिर हमारी इकोनॉमी इसी तरह जो है वो स्ट्रगल करती रहती है। इस स्ट्रगलिंग फेज से कैसे निकलेंगे? चलें, आपने कहा कि कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, क्या उनकी कंसिडरेशन में नहीं है? ये मुल्क उनका भी तो है, उनको भी तो सर आपकी 3000 साल पुरानी हिस्ट्री है, आप रूल हुए हैं, उसको इतनी जल्दी नहीं तोड़ा जा सकता। नहीं, कुछ कर नहीं सकते आप। इतने हैवी बिल्स आप दे रहे हैं, उनको पता है कि ये देंगे। 9,000 अरब रुपया लिया, उसके बाद फिर 14,000 अरब रुपया लिए, इस दफा आपसे 2,000 अरब। अब देखिए ना, आपके मुल्क के बंदे को कोई दूसरे मुल्क का बंदा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वीजा नहीं दे रहा। मैं गया था जी बैंकॉक जी, मैं 79 में गया था, पहले ग्रेजुएशन मैंने की ना जी, तो मेरे वालिदैन खुश हुए मुझसे, तो उन्होंने मुझे वर्ल्ड टूर पे भेज दिया, प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप से जी क्रिकेट का मैं देखने गया। ये सेकंड प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप क्रिकेट था, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट का प्लेयर भी था, खेलता, स्पोर्ट्समैन था। अच्छा, मेरा बेटा माशाल्लाह पाकिस्तान का चैंपियन है और 4 वर्ल्ड कप खेल चुका है, 10 पिन बॉलिंग का। तो मैं 79 में जब गया वहाँ पे यूके गया, तो उस वक्त मैंने 16,000 रुपये का बिजनेस क्लास का टिकट लिया था अमेरिका तक का। 16,000 रुपये 16,000 रुपये का, ठीक है। और डॉलर का रेट क्या था? 9 रुपये 70 पैसे जी, और पाउंड स्टर्लिंग था 21 रुपये। 21 रुपये। और आपका जो ये दिरहम था और रियाल 2 रुपये का, जी, ठीक है। जब मैं 80 में, फिर मेरे वालिदैन मुझे भेजते कि दुनिया की सैर करो, लर्न करोगे जी। 80 में मैं गया फार ईस्ट, तो एक बात के हमें 1 रुपये के 2.2 बात मिलते थे। अब आप देख डिफरेंस देख, ऐसे ही। और वीज़ा में भाग के देते थे लोग। तो हमारी अपनी पॉलिसीज़ हैं, जो हमने किया है, जो किरदार हमारा है, उसकी वजह से हम कहीं के नहीं रहे। बेहतर कैसे होगा? अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि अभी जैसे आपने कहा पॉलिटिकल पार्टीज आपको नज़र नहीं आती, विल भी नज़र नहीं आती। अच्छा, फिर दूसरा एक बड़ा हमारे यहाँ हमेशा से ओवर द ईयर्स प्रॉब्लम ये रहा है कि कोई भी एक सिस्टम जो है वो अपना टाइम मुकम्मल नहीं कर पाता। अपना टेन्योर मुकम्मल करेगा तब ये कहते हैं कि सिस्टम चलता रहेगा तो रिजल्ट्स आना शुरू जी 5-5 साल किए हैं लोगों ने, किया, टर्म पूरी की है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। वो ऐसी बात नहीं है। अब इमरान खान को चांस मिला था ना, चलो इमरान खान तो पाए से, ये बड़ा नेक आदमी है, ठीक है ये, चलो उस पर मैं मर्ड्स लगिंग हो रही है जो कह रहे हैं ये, तो वो क्यों नहीं ठीक कर पाया? उसके साथ बाकी जो 9 रत्न थे वो करते रहे करप्शन, एडवाइजर्स की वजह से, जैसे भी आपने कहा है, सब कुछ है। मियाँ साहबान थे, आए थे, कितना पंजाब को उठाया उन्होंने, नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कंप्लीट वो भी ना कर सके। लाए गए थे, वो भी लाए गए थे, ये नहीं कि अपनी स्ट्रेंथ पे आए हैं। एवर वही एपिसोड दोबारा चलता है। 88 में जब आई है बेनज़ीर साहब मोहतरमा, जब उसने इलेक्शन जीता है, तो उससे किसी ने कहा जी इन पे ग्रजेस लेते हैं, उससे नो डेमोक्रेसी इज द बिगेस्ट रिवेंज। मैं आ गई हूँ, बस काफ़ी है। अब मियाँ साहब जब आउट किया गया था, वापस आए तो आ गए तो काफ़ी था, लेकिन सुधारा नहीं किसी ने। फिर ये क्यों सीखते क्यों नहीं है? ये बताएं ना कि एक शख्स है, अगर उसको एक दफ़ा मौका मिल गया या दूसरी दफ़ा मौका मिल गया, तो डोंट यू थिंक इट्स मोर देन इनफ कि दुनिया में जिनको 1 से 2 दफ़ा मौका मिला उन्होंने तो दुनिया को बदल कर रख दिया। हमारे यहाँ वो चीज़ एक्सरसाइज क्यों नहीं है नजर आई? आप बादशाह आदमी हैं यार, ये इतनी प्रॉपर्टीज कैसे बन रही हैं? सवाल तो यही है, बात तो कि मुल्क जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। मुल्क के बिजनेसेस, आपके जितने भी SOEs हैं, वो सारे हम देख रहे हैं प्राइवेटाइज होना शुरू हो गए। अभी आगे चल के उस पर भी आपकी जो है ना वो थॉट लूँगा है क्या, लेकिन ये कोई प्रोडक्टिव तो नहीं है। लेकिन चलें, अगर आप उससे निकल भी आते हैं तो अपने बिजनेसेस तो फ्लरिश कर रहे हैं, लेकिन SOEs तो आपके जा रहे हैं, प्राइवेटाइज हो रहे हैं। ये कल्चर कैसे ख़त्म होगा? सर ले कौन रहा है उनको? प्राइवेटाइज कैसे हो रहे हैं, ले कौन रहा है? IPPs को देख लो, कौन है IPPs के बेनिफिशरीज, कौन है? उनको आप मुफ्त के पैसे दे रहे हैं ना, वो बिजली बना रहे हैं, लेकिन आप पैसे दे जा रहे हैं, दे रहे हैं। हेल्पलेस है आपकी नेशन, देगी। चले, गुफ्तगू जारी रखते हैं जी। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है, और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो सरदार साहब के साथ बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की जो इकनॉमिक और प्लस ये की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आगे भी डिस्कशन जारी रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।
वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले जनाब सरदार साहब के साथ हमारी बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही थी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के हवाले से भी, और ख़ास तौर पे हमारी जो पॉलिसीज़ हैं और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे। डिस्कशन को जारी रखूँगा। सर, गोइंग फॉरवर्ड क्या कोई होप नज़र आ रही है? जैसे अभी बात हो रही थी कुछ देर पहले कि चीज़ें स्टेबल होती हुई नज़र आ रही हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी हमेशा से प्रॉब्लम ये रही है कि बड़ी वॉलेटिलिटी रही है एक इकोनॉमी के अंदर। ख़ास तौर पे कभी हम देखते हैं कि बहुत ऊपर चली जाती है, फिर एकदम से हम स्लाइड कर जाते हैं, फिर कभी कोई फ्लड आ जाता है, फिर रिवाइव करते हैं, उसके बाद फिर कोई इस तरह का एक एपिसोड आता है। ये स्टेबिलिटी कब आएगी? क्या नज़र आ रही है नियर फ्यूचर? सर ये सारी बाय बुक हैं सारी चीज़ें। अच्छा, आप आम स्ट्रीट मैन से पूछ ले, अगर वो खुश है तो बता दो। वेरी अच्छी ऑब्जर्वेशन। एक्रोबैटिक्स लगाते रहेंगे, इधर से छलांग मारेंगे। ऑन पेपर तो हमें नजर आता है कि अब हो रहा है। कर लें। रियलिस्टिकली अगर बात करें तो आपने सही कहा, लोन ली जा रहे हैं, लोन पे लोन ली जा रहे हैं, अपने असासे बेचते चले जा रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ आपकी गिरवी नहीं रखी हुई? ये अभी देखे ना, बड़ा ज़बरदस्त हुआ था। हाफिज साहब आए हुए हैं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, फील्ड मार्शल भी हैं, सब कुछ है। उन्होंने पाकिस्तान की कोई थोड़ी सी जो है ना उसको आगे किया है। ये जो इंडिया को, मोदी साहब को अच्छा खासा सबक दिया है। अब अंदाज़ा करें कि फ़ौज जो होती है वो आपकी सरहदों की हिफाजत करती है। अगर पॉलिटिशियन डिलीवर नहीं करेंगे तो कौन आएगा? फौज नहीं आना पड़ेगा उनको इवेंचुअली। अब आप उनकी तरफ उंगली उठानी शुरू कर देते हैं। अब पुलिस जो है, अगर आप यहाँ हमारे साथ कुछ कोई हादसा होता है तो हम किसके पास जाएंगे? ठीक है, पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस के पास उसको भी हम उस पर मर्ड स्लगिंग करते हैं। फिर उस आप देखें ना, पुलिस की सैलरीज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर्क्स होनी चाहिए थी। जो बंदा मरता है, ये दो तबके आपके मुहाफिज हैं। सर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट वो तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। अपने जजेस को भी तो इतनी ज़बरदस्त आपने सैलरीज दी, सब कुछ दिया, वो ऐसा हमें भी थोड़ा सा वो रहना पड़ता है। लेकिन मेरा सवाल है, पाकिस्तान में वो चीज़ काम नहीं की। जैसे सिंगापुर की आप मिसाल देते हैं, सिंगापुर के अंदर ये हुआ कि पुलिस की सबसे ज़्यादा तनख्वाह रखी गई, लेकिन वो चीज़ें काम करती हुई नजर आई। मेरा अपना ख्याल ये है, ज़ाती राय है, आप इसके ऊपर एग्री हो सकता है ना करें सर, मैं कि यहाँ पर अगर ये एक्सरसाइज हो जाती हाँ, ये बात है, मैं भी इसको ही कहता हूँ अवॉइड किया जाए। बिल्कुल ठीक है, समझिए ना, मैं भी अवॉइड करता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ जो आर्मी के बारे में बात करता है ना, वो बहुत ही बादशाह है। डेली हमारे ही बेटे हैं, मेरे छोटे भाई फौज में, भतीजे फौज। जी। अब एक ही फैमिली है जो है, बिल्कुल, वो आपके लिए सरहदों पे जान दे रहे हैं। ऐसा ही है। फिर उनकी तरफ उंगलियां उठानी शुरू कर देते हैं। अब DHS देख लें आप, है ना, कम से कम आपको वहाँ पे लाइफ तो मिलती है, ऐसा ही फैसिलिटीज मिलती है। ये आपके पूरे सिविल डिपार्टमेंट से LDA, KDA, MDA, एवरीबडी विद देयर। पहले जिसका प्लॉट LDA में निकल आता था ना, कहते वाह भाई यार बड़ा चंगा हो गया। अब वो सारे डिटोरेट हो गए हैं जी। तो वो जब उन्होंने डिलीवर नहीं किया गवर्नमेंट इन इदारों ने, तो फिर ये लोग अब बैरियर की तरफ जा रहे हैं जी। क्योंकि लोग पैसे तो इसलिए देते हैं कि हमें फैसिलिटीज मिले, अच्छी रोड्स मिले, मिले, बिजली मिले, सब कुछ मिले। तो अब DHS पे लोग उंगली उठाना शुरू कर देते। कम से कम आपको एक लिवेबल जगह तो दे रहे हैं ना। सबसे अच्छी जगह आपको पाकिस्तान के अंदर तो शायद वही आपके अपने इदारे सही काम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा इदारा काम कर दे, उसकी कोई आपकी ऑब्जेक्शन होता है। ऐसा ही तो एक मतलब है कि हेयर से चीज है कि हमने इतराज करना ही करना है। ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसे खत्म किया जाए? चलें, अभी पुलिसिंग की बात की ना, इसका भी बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। इसको कैसे ख़त्म किया जाए, ये तो हमारे यहाँ नेक्स्ट टू आप समझ लें कि इम्पॉसिबल नज़र आता है। कैसे मुमकिन है? नहीं सर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म हो चुका है। किसने कहा है? सर पंजाब के अंदर तो चले समझ में आता है, सिंध के अंदर तो सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है। चंद बंदे, हैंड पिक बंदे, ये MP रुल रहे हैं, बेचारों का काम ही कोई नहीं होता। मेंबर पार्लियामेंट को कौन पूछता है? पंजाब में आप देख लो, किसी का कोई काम नहीं हुआ। वो हायर लेवल जो चंद उनके बैठे हुए हैं ना, हैंड पिक लोग जी, जब तक आप उनके थ्रू नहीं जाएंगे, उस एम्ब्रेला से नहीं गुजरेंगे, आपका काम नहीं होगा। और जब तक उनके पाम्स को ब्रीच नहीं कर लेंगे, काम आपका नहीं होगा। जी ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को मना किया कि इनकी बात ही ना सुनो, आए मिल लो, बस ये काम नहीं करो। तो कैसे चल सकता है? वो पब्लिक और जो है ना आवाम का जो ताल्लुक है वो तो ख़त्म किया उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। अब उसने बेचारे ने तो जाना है, अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जाना है। अब रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा? मुमताज़ भुट्टो साहब को मैं एक दिन TV पे सुन रहा था, अल्लाह गरी की रहमत करे, वेरी सीजन पॉलिटिशियन, बड़ा माशाल्लाह अपराइट बंदा था, नवाब आदमी, जागीरदार, बड़ा असूलों वाला बंदा। उससे आपकी तरह की जर्नलिस्ट से सवाल किया था कि साहब आप जागीरदार हैं, वडेरे हैं, ये है। उसने कहा यार मेरी बात सुनो, वडेरा और जागीरदार में कोई नहीं हो, लैंड होल्डिंग मेरे पास है। तो लोग मेरे पास क्यों आते हैं? क्योंकि डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट पुलिस, ASP, DSP, SHOs, AC,
तहसीलदार उनको इंसाफ नहीं देते, उनके पास जाते मिलते नहीं हैं, बिल्कुल ऐसे। तो फिर वो हमारा दरवाज़ा ढूंढते हैं क्योंकि हमारी बात सुनी जाती है। जी, आप उनको डोर स्टेप पे इंसाफ देना चाहिए, हमारे पास कोई नहीं आएगा। कोई भी नहीं आएगा। तो वो डेरा किसने बनाया है? आप लोग की ज्यादतियों ने बनाया है। एग्जैक्टली। आपको किस लिए पे किया जाता है? इसलिए पे किया जाता है कि यू शुड डिलीवर करें, डिलीवर नहीं कर सके, बिल्कुल ऐसा ही। यहाँ पे है कि सेकंड थॉट नहीं हो सकता। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद क्रिएट करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहे। इससे क्या कर सकते हैं? जब तक देखिए ये पूरा प्लान चेंज नहीं होगा और आर्मी का कुछ दौर आता है, उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, बिल्कुल ठीक है, फिर वही फॉरेन एजेंडाज आ जाते हैं, वो सब चीज़ें उसको डिरेल कर देते हैं। ठीक है। मुशर्रफ के दौर में देखें जी, एवरीथिंग वाज गुड, बिल्कुल ऐसे। जियाउल्लाह के दौर में देखें एवरीथिंग वाज गुड। लेमैन सैटिस्फाइड था, सबसे बड़ी बात। मतलब कहते हैं ना बिगड़े तिगड़े तो डंडा पिए। अयूब खान के दौर में देख लें, जैसे हम पॉलिटिशियन आते गए तो उसके बाद हम डिलीवरी कर पाए, फिर वो आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो उनके ये वो आते नहीं, उनको लाया जाता है। आपकी अपनी जो है ना नॉन सीरियसनेस की वजह से। ऐसा ही पंजाब की अभी बात हो रही थी, एग्रीकल्चर का बड़ा गहरा ताल्लुक है। कहा ये जाता है कि कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि दो चीज़ें तो बहुत बेहतर हो रही हैं, बट वहाँ पे भी एक जो नॉर्थ पंजाब वाला है, एक साउथ पंजाब का चक्कर है। क्या वाकईतन ऐसा है कि एक साइड जो है वो ग्रो कर रही है, फ्लरिश कर रही है, एक तरफ ज़्यादा फोकस भी नज़र आ रहा है, और दूसरा जो है उसको प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ भी हैं, ब्यूरोक्रेसी के भी इश्यूज़ हैं, और भी बड़े प्रॉब्लम है? क्या बात सही? सर साउथ पंजाब की बात करूँगा, इंटीग्रेशन की बात मैं कर सकती हूँ कि हमारा वो एक ही किस्म का कोलैबोरेशन है। असल में ये हमारे लोग जो थे नौकरी पेशा नहीं थे, तो घर से भी नहीं निकलते थे। जितने सराइकी है ना जी, वो घर छोड़ना बड़ा एक ऐप समझा जाता है। बिल्कुल। तो फिर एजुकेशन जो है वो बड़ी कम रही वहाँ पे, और ये जितने सेटलर आए थे वो पढ़ने, उनको पता था हमारी बड़े बड़े जिम्मेदार थे ये साउथ पंजाब के लोग जी। तो जिस तरह मैं अपनी बात है, मेरे वालिद साहब हज़ारों एकड़ का मालिक था, मैं भी सैकड़ों एकड़ का मालिक हूँ। मतलब एक आई एम फ्रॉम दैट ब्लेस्ड क्लास, जिसको आप कहते हैं फ्यूडल कह रहे हैं या जी बड़ा जिम्मेदार कह रहे हैं। और लेकिन वी डोंट हैव एनी बैंक बैलेंसेस। वो 6 महीने बाद फसल आती थी, उससे पहले खाई जाती थी, तो हाड़ी तो सामने थी, सामने हाड़ी खा जाती है, तो हमारा एक माकूला बना हुआ था। तो ये लोग ग्रोथ करते करते चले गए, इनको पैसा कमाना आता है। अगर सिविल सर्वेंट अच्छा हो जाए ना, उसको पर्क्स वैसे भी बहुत मिलती हैं अगर इंसाफ करे, क्योंकि जहाँ भी जाएगा उधर हर जो भी कॉलोनी को उसको प्लॉट जरूर मिलता है, वो उसका लेजिटिमेट है। अव्वल तो उसको नहीं लेना चाहिए, लेकिन सब लेते हैं। ऐसी बात है कि ना लेता कोई, सही, चलो वो आपके लिए हक हलाल की चीज़ पड़ी है। फिर आपके बच्चे पढ़ जाते हैं अच्छे इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ से ग्रोथ निकल आती है, एक नर्सरी डेवलप हो रही है, सब कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन करप्शन जब तक नहीं रुकेगी, उस माइंडसेट को जब तक चेंज आप नहीं करेंगे। अलग प्रोविंस बना देना क्या मसले का हल है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की, जैसे मैं बात कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत बड़ा लैंड है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, सर सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ है ना। क्या बात कर रहे हैं आप? ये अब जितने मर्जी प्रोविंसेस बना लें, मसला नहीं हल होता। कोई मसला हल, इसका हल ही नहीं है। इधर भी वही है, तो आप पहले जो है उनमें सही कर लें, उनमें उनको चीजों को बेहतर बना लें। हर कोई ये सवाल करता है कि जो एग्जिस्टिंग आपका गटर देखे, सब गटर भी गिर रहे हैं यार। वो गोल प्लाजा को आग लग गई, हाँ बताएं, वो कहते जी वो एमकेएम वाला था, वो कहते नहीं वो मुल्ला था, क्या कहते हैं, नेमतुल्ला साहब, उसने दिया था, उसने दिया था। चलो जी खत्म होगी बात। जहाँ कमेटी बन जाएगी, कमेटी बना दें, अगर किसी का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है सर, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सबसे बड़ी बात है। सर कहाँ से लेकर आएंगे अकाउंटेबिलिटी के लिए? इदारे तो आपके बहुत बने हुए हैं, इतनी आपके पास एंटिटीज़ हैं, इतने आपके पास लोग हैं, आपके पास इतने हमने जीनियस लोगों को हायर किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, फिर क्या किया जाए? कोई बाहर से आकर आपको ऑर्डर में लाएगा? आपको क्या लगता है? बार बार वही क्वेश्चन करा, मैंने जवाब पहले भी दिया, अभी वही दे रहा हूँ कि सर ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी। अच्छा, तो रेवोल्यूशन आए तो आपको ठीक कर जाए तो कर जाए, मुझे तो कोई विद इन अ सिस्टम कोई चेंज नजर नहीं आता है। सिस्टम है ही नहीं तो चेंज क्या करेंगे आप जाए ना, ये थाने में चले जाएं जी, अपनी दरखास्त दे के वो FIR कटवा के दिखा दें। नहीं काटता वो जब तक उसको फोन ना करवाया जाए। आपको जिस मर्जी चौक पे कोई रोक ले, आपका कोई वली वारिस ही नहीं है। अब वो ग्रीक स्टेट्स थी ना, जहाँ पे जो खड़ा है वहीं का वो बादशाह है। बिल्कुल। बंदा किसी इदारे के किसी उस पर जाना पसंद ही नहीं करता कि मैं जाऊंगा तो मेरे साथ होगा क्या। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये इकोनॉमी की जैसे बात हो रही थी अभी, जैसे बिजली की कीमतों के हवाले से आजकल बड़ी बहस हो रही है। वो नेट मीटरिंग का एक चक्कर था,
एक गरीब आदमी है, जैसे तैसे करके उसने सोलर रोलर लगाया। और हमने तो जैसे भी मैंने कुछ देर पहले कहा कि शहर में रहने वालों की जो है वो उसी के बारे में सोचा जाता है और उसी के लिए पॉलिसी भी बनाई जाती है, लेकिन अब तो वो बेचारा दीवार से लग गया है। तो किया जाए ऐसी सूरत हाल में? और फिर आपने पूरी दुनिया ट्रैवल किया, कहीं आपको उस वक्त भी कहीं बिजली का प्रॉब्लम नजर आया, कहीं लोड शेडिंग का उस जमाने में 70s में, लेट 70s के अंदर? देखिए 70s में तो हम बेहतर थे सर, ये कौन सा लोड शेडिंग नहीं होती थी 70s में। 80s तक लोड शेडिंग का नाम ही नहीं था। अच्छा। ये तो जैसे ही ना आपके पॉलिटिकल ग्रोथ आई है, आईपीपी चलते गए हैं, ये सब कुछ आते, उनको पता था कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं। आसान तरीका देखा आपने, फर्नेस ऑयल के ऊपर आप गए, दुनिया ने उसको हर चीज पे। ये मेरा सोलर लगा हुआ है जी, मुझे मीटर नहीं दे रहे, ग्रीन मीटर नहीं लगा के दे, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। नहीं जी, वो ये है, वो आता है सर्वेयर। अब सर्वेयर क्या, उसको इसके सीईओ से बात की, उसने ये भी लगा देते हैं। सर्वेयर साहब कहते हैं नहीं जी ये जगह गलत पे लगा हुआ है, बाकी सबके लगे हुए हैं, ये मेरा गलत जगह है, बाकी सबके ठीक है, बाकी सबके ठीक, जो उनके पाम ग्रीस कर देगा वो ठीक है। वजूद में क्या कर रही है, मैं तो अपनी मिसाल दी जी जी, आई एम पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल, सोलर इज देयर, उसका वो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्या कर लेंगे आप? तो स्टेटस को नहीं तोड़ा जा सकता, मैं आपकी बात से समझ बिल्कुल नहीं तोड़ा, ना ही टूटेगा ये जी। सर लेकिन नई जनरेशन तो रूथलेस मार्शल लॉ है। अच्छा, और टोका पकड़ के, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बड़ा मजे का। प्लीज। मेरे बड़े भाई थे सेनेटर मियाँ आलम अली लालेका साहब, उनको टिकट दिया गया था मियाँ शहबाज शरीफ को विड्रॉ करके मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भावलपुर से जी। उन्होंने जनरल साहब से टिकट मांगा था कि मैं एक टिकट चाहिए सेनेट का, एक चीफ मिनिस्टर मांग रहा है। तो मोहम्मद खान जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इतना पावरफुल था, उसने कहा नहीं जी हम डिवीजन में एक टिकट देते हैं, वो हम दे चुके हैं मियाँ वाली कुरैशियों वाले मखदूमों को, ठीक है जी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा जनरल साहब से कि अगर मैं शहबाज शरीफ को विड्रॉ करके वो टिकट दे दूँ मियाँ आलम अली लालेका साहब को, उनका आपका टिकट दे दें। तो उसको विड्रॉ करके हमें वो टिकट मिला था। वॉज माई एल्डर ब्रदर जी, मेरा बुजुर्ग था। तो फारूक लगारी और वो ईस्टर्न कॉलेज में क्लास फेलो थे और पगबट दोस्त भी थे। फारूक लगारी बिकेम प्रेसिडेंट इवेंचुअली, ऐसा ही ठीक है। उसने 96 में बेनज़ीर की हुकूमत तोड़ दी। तो मेरे भाई को उसने फ़ोन किया कि तू मेरे साथ कैबिनेट मिनिस्टर ज्वाइन कर, बिकॉज डेड ऑन स्टूडेंट और बड़ा पढ़ा लिखा और क्या बात था, विजडम का वो किंग था, इंसाइक्लोपीडिया था। तो मैं इस पास बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि सरदार साहब अब सराइकी में पाऊँगा, ये दसो कि तुझे हुकूमत क्यों तोड़ी है? उसने कहा कि सर फारूक खान लगारी ने कहा भैया बड़ी करप्शन आई, तो ये आई तो वो आई, मुल्क कोलैप्स कर रहा है, प्रिंक चला गया जो है। तो फिर मेरे भाई ने उससे कहा कि तूने इलेक्शन क्यों अनाउंस किया? उसने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, फुलफिल 90 डेज में करनी है। बिल्कुल ठीक है। उसने कहा जी फिर वही बात, ये पीपल्स पार्टी की नून लीग आ जाएगी। बिल्कुल। तो मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर जो मेरे भाई ने कहा था। उसने कहा भैया फिर मैं की करा? उसने कहा तू चला जा नेशनल हुकूमत पे चला जा और रेफरेंडम का ऐलान कर दे, पूछ, मैं एक अकाउंटेबिलिटी करना चाहता हूँ, सब कहेंगे करो। तो फिर उसने कहा वो टोका पकड़ के बैठ जा, काटता जा, बेशक तेरा बेटा भी आता है करप्शन, उसको काट दे, तो एक्स प्रेसिडेंट करवाएगा लेकिन मुल्क खड़ा कर जाएगा। अब आप अंदाज़ा करें कि जब तक वो टोका वाला कोई नहीं आएगा, रूथलेस किस्म का, जब तक यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। और हमारे यहाँ आप रातों रात खड़े हो सकते हैं। वो 58(2)B जिसको आपने एक्सरसाइज छोड़ दें, ये सारी बातें वो बस चीज़ें 58(2)B जो मर्जी आप कहते रहें, लेकिन यहाँ पे माइट इज राइट। हमें तो ये कहा गया कि वो सबसे बड़ी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रेट थी वो 58(2)B जिसका भी आपने तस्करा किया। सर वो हो गई तो क्या हो गया? वो यही तो मेरा सवाल रिजल्ट आया। आप दुआ करें हाफिज साहब अकाउंटेबिलिटी कर जाए। अब उसका इससे बड़ा उहदा है कोई नहीं। उसने वो जंग जीती है, 4 जंगें आपने हारी थी। इस वक्त आपकी पूरी आर्मी जो है ना, सारे वॉर फाइट की सब ने लेफ्टिनेंट से के ऊपर तक गए हुए हैं और हर के घर से कोई एक कुर्बानी हुई है। तो अगर आप ये आर्मी भी ठीक नहीं कर सकती जिसने इंडिया को मुंह दिखाई है, और फिर आपके पास सारे एग्रेसिव हैं। शहबाज शरीफ बड़ा एग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर है, उसने पंजाब में करके दिखाया। अगर उसको फ्री हैंड दिया जाए ना, आप जरदारी साहब को देख लें, वेरी बोल्ड मैन, आयरन मैन जिसको कहा जाता है। आप उनको देख लें, मरियम नवाज साहिबा को, वेरी पावरफुल लेडी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अपराइट डिसीजन लेती है। और ऐसी बात नहीं, क्योंकि उसने भी क्राइसिस देखे हुए हैं।
ऐसा ही। अब ये जो क्राइसिस से निकल के हैं ये भी नहीं ठीक कर पाते, तो फिर तो हमारी किस्मत है। लेकिन एक चीज डोंट यू थिंक कि हमारे यहाँ एक शख्स के गिर्द पावर घूम रही है, जैसे आपने चीफ मिनिस्टर पंजाब का तस्करा किया, दो कि शी इज डूइंग वेरी फाइन, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बट स्टिल नीचे जो एक तरीक़ाकार होना चाहिए, तहसील की सतह के ऊपर काम होना चाहिए, पावर को आप डाइल्यूट करें, नीचे जाएं, थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करें, लोकल बॉडीज को बहाल करें, ये कल्चर क्यों नहीं है? तो उसी ने करना है ना, किसी और ने तो नहीं करना। तो कैसे करेंगे? तो एडवाइजर अपने सही कर ले। मतलब ये बात तो समझ में आती है मीडिया के थ्रू भी, हर जगह जिनका चेक एंड बैलेंस है उसके ऊपर, वो ठीक करा दें। ये भी करवाना, जैसे हमेशा से यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हम, तो ये बस डिबेट कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे इसको। करना उन्हीं ने है जिनके पास ताकत है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी अगर ना हो फिर भी। तो सर जब आप खुद पहले जुडिशरी पे बात कर रहे थे, मैंने जुडिशरी पे कहा, मैं नहीं जी नहीं, आवाज बिल्कुल सही है। तो जुडिशरी के फैसले भी देख लें आप। तो ये एक अलग टॉपिक है, मैं बात कर रहा हूँ जी, एग्जैक्टली करवाना इन्होंने है, हमने आपने कुछ नहीं करना। बिल्कुल ठीक। चलें जी, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुछ और भी मामला हैं जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। सरदार साहब के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारी जारी है, पाकिस्तान की सियासत पे भी और इकोनॉमिक सिचुएशन। वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी। जनाब सरदार मोहम्मद अब्बास खान साहब जो है यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, और बड़ी ज़बरदस्त बात हो रही थी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी, और इकनॉमिक सिचुएशन पे भी बात कर रहे थे। अकाउंटेबिलिटी का सर आपने तस्करा कर दिया। मुझे याद आया आपने बहुत सारी जगहों पे सर्व किया, कस्टम्स को भी आप सर्व कर चुके हैं। अब वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, चलें वहीं बता दें कैसे होगी, या क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करते रहे ये बता दें। मैं खुद इसका विक्टिम हूँ। अब तो कस्टम का सवाल कर लिया जी जी, कि बाय बर्थ मुझे, मेरे जब पैदा हुआ था तो मेरे वालिद साहब ने मेरे नाम पे ज़मीन कराई थी 1962 में। आई वाज बोर्न इन 1960। तो अब यहाँ पे जब ये अकाउंटेबिलिटी का फौजी आ गए, आपका इसका मुशर्रफ का दौर था जी, प्रेसिडेंट साहब का, तो नैब बन गई, नैब बड़ी फाल हो गई, ये होगी। तो मैं बेस फाइटर किस्म का, एक किस्म का बड़ा एग्रेसिव कस्टम ऑफिसर था, तो मैं किसी की जो है ना डिक्टेशन लेता नहीं था। बिल्कुल ठीक है। तो फिर थोड़ा मेरा पॉलिटिकल नेक्सस भी था माशाल्लाह, मेरे सारे भाई वगैरह, सारे रिश्तेदार और मेरे सारे क्लास फेलोज थे, ऑल मेंबर नेशनल असेंबली, मिनिस्टर भी थे। तो हमारा एक वो था, वहाँ के रहना भी मेरे पास, सब कुछ करना। तो मुझे इन्होंने मेरे जो प्रॉपर्टी थी अपनी, और तो मेरा कुछ कर नहीं सकते थे, करप्शन तो मेरे पे थी नहीं। बिल्कुल ठीक। तो मुझे एलिमिनेट करने के लिए जो मेरी प्रॉपर्टी थी उसको क्वेश्चनएबल करके दे दिया कि ये इसने प्रॉपर्टी यहाँ से बनाई है, जो मेरी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी। बिल्कुल तो डेफिनेटली। मुझे एक दिन कॉल आती है, कर्नल खालिद साहब थे, नैब के थे, उनका सलदेर साहब क्या हाल है, कहते यार आपसे मिलना है। तो मैंने कहा जी मैं मिल लेता हूँ, क्योंकि मेरा फौजी से बड़ा एक फैमिली इंटरेक्शन था सारा कुछ। सबको ज़मीनें हमारे गांव के पास स्टेट लैंड थी, मिलती थी, तो ब्रिगेडियर जनरल काफ़ी मेरे वाले साहब के दोस्त होते थे, तो अपनी ज़मीनें हमारे पास छोड़ जाते थे, हम उनको सीधा साधा करके। उस वक्त के फ़ौजियों को ये होता था कि गंदम आ जाए कोई थोड़ा, तो इस्तेमाल में अजीब वो क्या बात थी उस वक्त के आर्मी ऑफिसर्स की, बड़े ग्रेसफुल, डिग्निफाइड, और कहते हैं ना तलवार मारे एक बार, एहसान मारे बार बार। वाह। तो मुझे कर्नल साहब को फ़ोन आया, मैं चला गया। उसने कहा जी आप आए नैब में, तो सो ये MP हॉस्टल नैब था जी। आई वेंट देयर। अब मैं 5 बंदों की ज्यूरी के सामने बैठ गया, तो मुझे कहते आपको पता है हमने आपको क्यों बुलाया है? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। तो कहते हैं आपकी ऑथराइज्ड इंक्वायरी आई है। अच्छा। कि मेरी इंक्वायरी आई है, किस लिए? तो उन्होंने एक कागज़ मेरे सामने रख दिया, वो मेरा जो अपना डिक्लेरेशन था 1999 का। तो मैंने वो देखा, तो मैंने कहा जी इस पे बुलाया मुझे? कहते हाँ, इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से बनाई है तुमने? तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड थी वो। नहीं, तो मैंने कहा जी ये तो मैं, आप देखिए मेरा अपना डिक्लेरेशन है, और ये किस खाने में लिखा है? इनहेरिटेड में। बिल्कुल। तो वो कर्नल साहब मैंने हाँ यार ये तो है यार, ना हमने देखा है, ना चेयरमैन देखा है, ना DG ने देखा है। मैंने कहा सर ये 1962 में मेरे नाम पे प्रॉपर्टी हुई थी, और इसका आपने अगर पता करना है तो। कहते इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी, और तुमने फिर ये नौकरी क्यों की इतनी कम तनख्वाह वाली? मैंने कहा सर वो बात ये अलग सब्जेक्ट आ जाएगा। हमारे यहाँ गवर्नमेंट की नौकरी करना ये था ना, एक वजीफा खार वाली बात थी। बिल्कुल ठीक। ज़मीनें हमारे पास इतनी ज़्यादा हैं, जो साथ पुश्तें और भी खाएंगे तो नहीं ख़त्म होंगी। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला की दी हुई है, और हमारी अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो कहते एक मिनट, सीधा वो डिप्टी DG के ब्रिगेड साहब के पास ले गया। तो उसने कहता सर ये तो गलती हो गई यहाँ पे। उसने कहा बड़ा अवसर दे रहा,
मैं चला गया, हौसला आ गया, कहता है सलदेरा पहचाना है, मैं जानता था उसको, जी। जैसे मैं पहचाना है, योर मेजर इन दोस्त बीएम थे स्क्रबलू में। ओ गुड गुड गुड। तो कहते यार ये गलती हो गई, वो डीजी के पास चला गया, डीजी साहब ने भी बुला लिया, उनके पास बैठे थे, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा मिस्टेक हुई है, तो इसको मैं एक जुम्बिश में कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं सर आप इसको प्रोसीड करें। वाह, मैंने कहा ये मेरी इनके साथ मुखालफतें चलती रहती हैं, बिल्कुल ठीक है, आज ये क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम फिर मुझे डिच करेंगे। एग्जैक्टली। मैंने तो फिर वो हमने 5 साल भुगता, तो मेरे गांव में गया ये, और मैंने लिखवाया था इनके साथ, मैंने कहा सर अगर ये प्रूव ना हो तो जो भेजने वाला वो मुजरिम होता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। उसने कहा जी बिल्कुल हम करेंगे, अकाउंट फॉर करेंगे। वो सारा कर करा के मेरे अकाउंट चेक हुए, वो कहते यार तेरी इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी तेरी इनकम है, तेरे बैंकों में पैसा ही कोई नहीं। मैंने कहा सर हमारा तो वहीं का वहीं खर्च हो जाता है, ये 500 बंदा रोटी खा रहा है, ये कहाँ से खाएगा। बिल्कुल ठीक है, नीचे खा रहा है। मैंने कहा हमारा ये सिस्टम है जी, आपको समझ नहीं आएगा। अल्टीमेटली दैट इंक्वायरी वाज क्लोज्ड, सब कुछ हो गया। तो जिन्होंने भेजी थी आज तक उनका तो नहीं हुआ, और एवरीबॉडी इज बिलियनर भेजने वाले। सर्विस में आने के बाद गंदे देखो छोटे छोटे घरों से आए होते थे, वही बात है ना, पढ़ के आते थे, CS किया, फिर अपनी सारी महरूमी यहाँ से निकालते हैं। जी। अभी हमारे एयरपोर्ट पे IB ने पकड़े, 4-5 साल पहले की बात है जी। तो वो पकड़े, उन्होंने रिपोर्ट किया, तो उनको डिसमिस होना चाहिए था जो बंदे वहाँ पे थे। ना वो कलेक्टर डिसमिस हुआ, ना वो DC हुआ, ना वो एडिशनल हुआ, ना उनको उठा के और इंटेलिजेंस में भेज दिया गया। जी। अंदाज़ा करें, क्योंकि वो लोग पैसे लेके इनको फीड करते थे। अभी भी यही हाल चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। चलें सर, ये बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन रही है। अब ये आपने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, इंटरेस्टिंग तो इन अ सेंस कि ये कि ज़रा हमें लोगों को भी पता चले कि एक्चुअली होता क्या है। अब तो मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है, यानी वो 80s और 90s के अंदर जो होता था ना, एक खबरनामे के अंदर सारे मुल्क का हाल पता चलता था, उससे मेरे ख्याल में आगे चले गए। उसका कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है कोई? और ख़ास तौर पे ये भी जो नए बच्चे आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि ये अब सोचते भी हैं, सवाल भी करते हैं, क्या इनसे कोई उम्मीद है, होप है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएं खुद से, या कोई इनिशिएटिव लें, या कोई इस तरह आने वाले उसमें कोई कल्चर ऐसा नज़र आता है? डायरेक्शन क्या होगी? क्या करेंगे? स्टेटस को कोई चल ही नहीं कर सकता मेरे नज़दीक तो उसी। लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सारी कौमें रही हैं जिनके अंदर ये इस तरह के। आई एम होपलेस, माइट बी यू, माइट बी होपफुल। नहीं सर, आप जैसा अगर ऑप्टिमिस्टिक आदमी, इतना एनर्जी वाला और इतना कुछ एक्सपीरियंस किया और जिसने दुनिया देखी हो, वो भी अगर ऐसी बात करेगा तो मेरे लिए बड़ा ये डिसहार्टनिंग होगा। तो ये जो आप यूथ की बात करें ना, जो कहते हैं अवेयरनेस बड़ी आई है, तो अवेयरनेस तो आ चुकी है, लेकिन वेयर इज दैट अवेयरनेस? माइट भी इनकी जनरेशन में कोई अगर कोई बंदा इस तरह का निकला है तो निकला है, लेकिन निकलेगा उसी में से। चले, मैसेज क्या होना चाहिए वैसे? चले, मैसेज मैं ज़रूर लेता हूँ कि मैसेज क्या होना चाहिए, और उनके लिए जो पॉलिसी मेकर हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज डायरेक्शन ठीक की जा सकती है अगर विल हो, क्या करने की ज़रूरत है? सर डायरेक्शन तो अपनी तरफ से तो ठीक कर रहे हैं, ठीक है ना। अपनी तरफ से तो जो बॉस होता है ना, वो कभी गलत नहीं होता। ठीक है। वो फिर नीचे वाली बात आ जाती है, जो मैंने आपको पहले 9 रत्न जो होते हैं ना, जी जी, जब तक आपके 9 रत्न ठीक नहीं होंगे ना, कुछ नहीं होगा। इतना नीचे ब्यूरोक्रेसी देख लें। बिल्कुल ठीक है। कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, कोई रुक रहा है, कौन रोकेगा इनको? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, हु विल स्टॉप देम? ये यूथ स्टॉप करेगी जो सारी एडिक्शन में पड़ गई है। ये मोबाइल हर एक कान को लगा हुआ है जी, सारा दिन, वो ना व्हाट्सएप और इसमें इंटरनेट बंद कर दे तो बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं वो। तो आपको तो उन्होंने ऐसे माफिया पे लगा दिया है ना, ये मार्फिन है किस्म की। जी जी, इसका कोई भी कोई ऑल्टरनेटिव मजीद आप और बढ़ते चले जाएंगे, एक इसकी और कोई किस्म निकल आएगी। जिस तरह नशा था पहले, अब पता नहीं वीड आ गई है, कोई आइस आ गई है, कोई फलां, दुनिया भर के उसमें आ गए, लेकिन एडिक्शन में है, ये तो है। आपकी टैबलेट्स आ चुकी हैं, बिल्कुल ठीक है, लेते जा रहे हैं, उसमें लगे हो। बिल्कुल ठीक है। बस सरदार साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और बड़ी अच्छी डिस्कशन रही और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। बहुत सारे मामलों पर इंशाल्लाह बात करेंगे, मुल्क की जो पॉलिटिकल और साथ साथ जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इसके ऊपर आज हमने बात की। और सलडेरा साहब से जो है वो बहुत सारे और मामलात ऐसे हैं, इंशाल्लाह आगे अगर हमारी बात होगी तो ज़रूर डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर के हवाले से, मुल्क की इकानमी के हवाले से हो, या साथ साथ और बहुत सारे मामलात ज़ेर बहस आएँ। जनाब, यहाँ पर वक्त हमारा जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।